इसका कारण आनुवंशिक स्तर नहीं है, न ही मानसिक शक्ति का आयाम, न ही गुप्त विधि, न ही शक्ति का स्तर, बल्कि उसका एक डोमेन है। यदि आप किसी क्षेत्र के मालिक हैं तो आप गृह स्तर पर अजेय रहेंगे जब तक कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से न मिलें जिसके पास भी कोई क्षेत्र हो। हालांकि वर्तमान स्थिति उस बिंदु से बहुत दूर है जहां उसे अपने डोमेन का उपयोग करने की आवश्यकता है। कमजोर, बहुत कमजोर। गलियारे के अंदर तेज गति के प्रभाव और टक्कर से बनी घुमावदार हवाएं चारों ओर फैल गईं। वांग यी ने दो गहरे लाल रंग की तलवारें लहराईं और एक क्रूर मुस्कान दिखाई। 18 उड़ते हुए चाकू बिजली की तरह उसके चारों ओर घूम गए। चांदी का मुखौटा पहने एक काले वस्त्रधारी व्यक्ति से निपटने के बाद शेष 17 काले वस्त्रधारी व्यक्ति और भी अधिक उन्मत्तता से वांग यी की ओर दौड़े। आगे और पीछे से हमला। क्योंकि उन्होंने वांग यी के आगे बढ़ने और पीछे हटने को रोक दिया था, इसलिए वांग यी को काले वस्त्र पहने लोगों के एक समूह का सामना करना पड़ा, चाहे वह आगे बढ़े या पीछे। मर जाओ। वांग यी के चेहरे पर ठंडक थी। वह भागना नहीं चाहता था। 18 उड़ते चाकुओं के अलावा 6 और उड़ते चाकू फिर से निकले और कुल 24 उड़ते चाकू बिजली की तरह पीछे खड़े 8 काले वस्त्रधारी आदमियों की ओर उड़े। वांग यी ने उनका पीछा किया और दो गहरे लाल रंग की तलवारों ने दो रक्त लाल झरने जैसी धारदार रोशनी निकाली और काले वस्त्रधारी आदमियों में से एक की ओर वार किया। उड़ते हुए चाकुओं ने बिखरे हुए तरीके से हमला किया, जिसमें 3 उड़ते हुए चाकुओं ने एक व्यक्ति पर हमला किया। काले वस्त्र पहने 8 लोगों ने एक साथ चांदी भूरे रंग के दस्ताने पहने हुए उड़ते हुए चाकुओं को पकड़ने के लिए अपने हाथ उठाए, लेकिन उनके शरीर की गति की तुलना उन उड़ते हुए चाकुओं से कैसे की जा सकती थी जो आकार में छोटे थे, आश्चर्यजनक गति से चलते थे और हवा में बहुत कम प्रतिरोध करते थे। लगभग एक ही क्षण में पीछे बैठे 8 काले वस्त्रधारी व्यक्ति कांप उठे और एक ही समय में पीछे की ओर उड़ गए। उनके शरीर पर अलग अलग स्तर के घाव थे। उसका शरीर बहुत मजबूत है। वांग यी आश्चर्यचकित था। उसकी वर्तमान मानसिक शक्ति के साथ यह गृह स्तर पर 7वें स्तर की मानसिक शक्ति के लगभग बराबर है। 3 उड़ते हुए चाकुओं की आक्रमण शक्ति, जिनमें से प्रत्येक सबसे प्रबल आक्रमण शक्ति रखता है, सामान्य परिस्थितियों में 3 ग्रहीय 7वें स्तर के मानसिकवादियों के संयुक्त आक्रमण के बराबर है। इतनी भयानक शक्ति, लेकिन यह काले वस्त्र पहने किसी भी आदमी के शरीर को भेदने में असमर्थ थी। यह रक्षात्मक शक्ति निश्चित रूप से ब्लैक गॉड सूट से अधिक है। मर जाओ। वांग यी की आंखें ठंडी और निर्दयी थीं और उसका शरीर बिजली की तरह काले वस्त्र पहने एक आदमी की ओर दौड़ा। काले वस्त्र पहने उस आदमी ने दहाड़ते हुए वांग यी पर हमला करने के लिए लगातार कई घुसे मारे, लेकिन अचानक ऊपर से उड़ते हुए चाकू से वह संतुलित होकर पीछे की ओर उड़ गया। इस समय वांग यी ने उसे पकड़ लिया था और गहरे लाल रंग की तलवार ने उसे एक अदम्य वेग से जोर से मारा। नौपरत थंडर ब्लेड की 9 अंधकार में ऊर्जाओं को आरोपित किया जाता है और शक्ति तुरंत 7 गुना बढ़ जाती है। यह चाकू अपने सामने की हवा को चीरता हुआ चला गया। धमाका। काले वस्त्रधारी व्यक्ति का शरीर वास्तव में वांग यी की तलवार से 2 हिस्सों में विभाजित हो गया और फिर विस्फोट हो गया। गर्जन। काले वस्त्र पहने बाकी आदमी उत्तेजित लग रहे थे। आगे चौराहे पर खड़े काले वस्त्र पहने 9 आदमी पहले ही वांग यी के पीछे दौड़ पड़े थे। हवा का एक धमाका हुआ और 18 मुठ्ठियां ध्वनि की 10 गुनी भयानक गति को चीरती हुई तुरंत वांग यी के पीछे आ गईं। लेकिन उनका स्वागत 18 उड़ते हुए चाकुओं ने किया। वांग यी ने पाया कि यद्यपि इन काले वस्त्रधारी पुरुषों के शरीर बहुत मजबूत थे, उनकी आक्रमण गति और ताकत सभी लगभग 5वें ग्रह स्तर पर थे, जो कि उनकी अपनी ताकत की तुलना में बहुत बड़ा अंतर था, जिसका आनुवंशिक स्तर 3 गुना, ताकत 7 गुना और टेलीकिनेसिस आयाम 24 था। वांग यी को उन्हें तबाह करने के लिए अपने क्षेत्र का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं है। काले वस्त्रधारी लोगों की संख्या घटती जा रही थी और मारे गए काले वस्त्रधारियों के शरीर के अंग गलियारे की जमीन पर बिखर गए। अचानक मानो पिघल रहे हों, शरीर के अंग धीरे धीरे जमीन में समा गए और गायब हो गए। यह बात धीमी लगती है, लेकिन वास्तव में दोनों पक्षों के मिलने से लेकर अचानक युद्ध शुरू होने और अंत तक का समय केवल कुछ ही क्षण का था। फुफ। एक दबी हुई आवाज के साथ काले चोगे वाले आखिरी आदमी का शरीर 24 उड़ते चाकुओं की भयानक शक्ति से चीर दिया गया। उसकी छाती में छेद हो गया था, जिससे एक बड़ा सा छेद हो गया था। उस छेद में कोई आंतरिक अंग नहीं था, बल्कि एक काला अनजाना पदार्थ था। धमाका। एक चमकदार चाकू की रोशनी बिजली और आग की तरह नीचे आई और उसका सिर काट दिया। काले वस्त्र पहने सभी 18 पुरुष मारे गए। काले वस्त्र पहने व्यक्ति के शरीर को धीरे धीरे पिघलते और जमीन में विलीन होते देख वांग यी ने राहत की सांस ली। जब वांग यी ने काले वस्त्रों में 18 रहस्यमय पुरुषों को मार डाला, तो नंबर 9 प्राचीन सभ्यता के खंडहरों में एक मुख्य बिंदु पर हजारों और हजारों क्रिस्टल स्पष्ट क्रिस्टल रस्सियां एक दिशा में विस्तारित हुईं और उसी समय प्रकाश की धाराएं उनके अंदर से प्रेषित हुईं और मुख्य स्थान की ओर एकत्रित हुईं। डॉट डॉट डॉट। वांग यी फिर से सड़क के उस दोराहे पर दिखाई दिया जो उलझी हुई काली और भूरी पेड़ों की जड़ों से बना था। सड़क के उस विशाल दोराहे में 9 दोराहे थे। एक्स। भूल-भुलैया में एक परिचित आवाज सुनाई दी। फिर से आवाज आई। वांग यी ने अपना सिर नीचे किया और अपनी कलाई पर बंधी संचार घड़ी पर लिखे चीनी अनुवाद को देखा। बधाई हो, आपने मूल्यांकन सफलतापूर्वक पास कर लिया है। कृपया अपने आगे के मार्ग का अनुसरण करें और मूल्यांकन मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए अपना पुरस्कार प्राप्त करने हेतु आगे बढ़ें। क्या मैं वास्तव में इस तरह से मूल्यांकन में उत्तीर्ण हुआ? वांग यी आश्चर्यचकित था। उसे याद आया कि मूल उपन्यास में जब लुओ फैंग ने काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी, तो उसे एक मृत्यु मिशन में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया था। एक छोटे से कमरे में बंद होने पर बाहर निकलने के लिए किसी गुप्त तरीके का अभ्यास करना पड़ता है, और आप इसका उपयोग भी नहीं करते।
लेकिन उस समय उसकी स्थिति लुओ फैंग से अलग थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि अवशेष क्या सोच रहा है, इसलिए वह बस इंतजार करके देख सकता था। वांग यी के सामने गहरे भूरे रंग के पेड़ों की जड़ों से बनी मजबूत दीवार अचानक हिल गई और ढह गई, जिससे 3-4 मीटर चौड़ा एक रास्ता बन गया। रास्ता गहरा था और उसके अंत में एक साइकेडेलिक रोशनी थी, जो वही रोशनी थी जिससे क्रिस्टल वॉल बनी थी। वांग यी एक क्षण के लिए हिचकिचाया और उड़कर अंदर आया। यह एक स्वप्निल रंग बिरंगी रोशनियों से घिरा हुआ महल है, मानो किसी खूबसूरत महल में देवता निवास करते हों। महल स्वयं दर्जनों मीटर लंबा और चौड़ा है, एक व्यायामशाला जितना बड़ा, और स्वप्निल रंग बिरंगी रोशनियां छाई रहती हैं। वांग यी ने अचानक अपना सिर उठाया। बड़ी मात्रा में रंगीन प्रकाश एकत्रित होकर शीघ्र ही एक धुंधली लंबी मानव आकृति का निर्माण कर दिया, तथा फिर एक गंजे क्रिस्टल मानव के रूप में ठोस हो गया। वांग यी के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। यह सभ्यता संख्या 9 के खंडहरों में मौजूद गंजा क्रिस्टल मैन था। वास्तव में यह खंडहरों के संचालन के लिए जिम्मेदार खुफिया जानकारी भी है, और यहां तक कि इसमें मानवीय भावनाओं का भी समावेश हो गया है। गंजा क्रिस्टल आदमी मुस्कुराया और कहा, XXXXXX। स्वागत है, मानव वांग यी। संचार घड़ी ने तुरंत दूसरे पक्ष के शब्दों का अनुवाद किया। नमस्ते। वांग यी ने अपने सामने खड़े गंजे क्रिस्टल आदमी को उत्सुकता से देखा। गंजे क्रिस्टल वाले ने कहा, वांग यी, आप कम से कम समय में 18 चैनल गार्डों को मारने में सक्षम थे, जिससे आपने अपनी ताकत साबित कर दी। इसलिए आपको फिर से परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है और अब आप हमारे युन्मो स्टार में शामिल होने और हमारे युन्मो स्टार के सदस्य बनने के योग्य हैं। तुम बहुत अच्छे हो, तुम ग्रहों के स्तर पर भी इस मुकाम तक पहुंच सकते हो। हमारे युन्मो स्टार पर भी तुम एक असाधारण प्रतिभा हो। गंजे क्रिस्टल वाले आदमी ने वांग यी की बहुत प्रशंसा की। जाहिर है, वांग यी का पिछला प्रदर्शन खंडहरों से पूरी तरह से देखा जा सकता था। ग्रह स्तर पर 24 का टेलीकिनेसिस आयाम प्राप्त कर पाना गंजे क्रिस्टल मैन की नजर में वाकई बहुत उल्लेखनीय है। युन्मो स्टार पर ग्रह स्तर पर उन्हें एक विशिष्ट व्यक्ति माना जा सकता है। यह आपके लिए इनाम है। गंजे क्रिस्टल की आकृति ने हाथ हिलाया और अचानक महल की गहराइयों से रंग बिरंगी रोशनी की एक धारा में बहकर कई वस्तुएं उसकी ओर उड़ आईं। कुल 5 वस्तुएं थीं, एक काली बनियान, एक चांदी का बाजूबंद, तारों की रोशनी से जगमगाती एक किताब, एक षटकोणीय धातु की प्लेट और एक चांदी धूसर रंग की धुरी के आकार की वस्तु। ये 5 वस्तुएं गंजे क्रिस्टल की आकृति के सामने मंडरा रही थीं। गंजा क्रिस्टल मैन पूरी प्राचीन सभ्यता के खंडहरों को नियंत्रित करने वाली मूल बुद्धि है। यह हान का तथाकथित बुद्धिमान मस्तिष्क नहीं है, बल्कि एक सच्चा बुद्धिमान मस्तिष्क है जिसमें मानवीय बुद्धि है, यहां तक कि मानवीय भावनाओं का भी अंश मौजूद है। इसकी सबसे बुनियादी प्रोग्रामिंग युन्मो स्टार के प्रति वफादारी है, इसलिए यह खुद को युन्मो स्टार का सदस्य मानता है। एक शक्तिशाली सेना के मूल ठिकाने के रूप में युन्मो स्टार में केवल वही लोग प्रवेश कर सकते हैं जिनमें सच्ची प्रतिभा, दृढ़ता और समझ हो। अन्यथा ग्रह स्तर के योद्धा भी प्रवेश के योग्य नहीं हैं। गंजा क्रिस्टल आदमी वांग यी को बहुत महत्व देता है, इसलिए वह उसे अधिक पुरस्कार देने में कोई आपत्ति नहीं करता। तुम्हें पता है, हालांकि वांग यी का दूरगतिज आयाम केवल 24 है, लेकिन वह जो आक्रमण शक्ति प्रदर्शित करता है, वह ग्रह स्तरीय 7वें क्रम के दूरगतिज गुरु के 24 के दूरगतिज आयाम के बराबर है। वह स्वयं केवल ग्रह स्तरीय 5वें क्रम के दूरगतिज गुरु हैं। इसलिए वास्तविक मूल्यांकन 24 के टेलीकिनेसिस आयाम से कहीं अधिक है। 5 इनाम। वांग यी ने 5 तैरती हुई वस्तुओं की ओर देखा। यह पहला टुकड़ा है जिसे आप ब्लैक गॉड सूट कहते हैं। गंजे क्रिस्टल आदमी ने काली बनियान की ओर इशारा किया। दूसरी वस्तु, यह चांदी के आम गार्ड के आकार वाली एक सहायक ऑप्टिकल कंप्यूटर है। तीसरा आइटम मास्टर की हमले की विधि है, आकाश से पलायन। चौथी वस्तु उल्कापिंड तारे में प्रवेश करने के लिए टोकन है। पांचवी वस्तु है स्काई ड्रिफ्टिंग शटल, जो अध्यात्मवादियों के एक वंश द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक टेलीकाइनेटिक हथियार है। वांग यी आखिरी चीज को देखे बिना नहीं रह सका। यह एक धुरी के आकार की वस्तु थी जिसका रंग चांदी धूसर था। यह धारीदार थी, दोनों सिरों पर नुकीली और बीच में थोड़ी मोटी। यह 81 सेंटीमीटर लंबी थी, जिसके सिरे नुकीले थे और बीच में सबसे चौड़ा हिस्सा 27 सेंटीमीटर था। कुल मिलाकर यह अपेक्षाकृत पतली थी और इस पर घने निशान थे। स्काई ड्रिफ्टिंग शटल, वांग यी ने धीरे से कहा। यह वही मानसिक हथियार था जो लुओ फैंग को मूल कथानक में हान से मिला था। स्काई ड्रिफ्टिंग शटल युन्मो स्टार के मास्टर द्वारा निर्मित एक टेलीकाइनेटिक हथियार है। जब इसे गुप्त तकनीक स्काई ड्रिफ्टिंग के साथ इस्तेमाल किया जाता है, तो यह अपार युद्ध शक्ति प्रदान करता है। टेलीकिनेटिक हथियारों को साधारण, प्रथम क्रम, द्वितीय क्रम, तृतीय क्रम, चतुर्थ क्रम और पंचम क्रम में विभाजित किया गया है। एक प्रथम क्रम टेलीकाइनेटिक हथियार जो एक यात्रा स्तर के टेलीकाइनेटिक मास्टर की अधिकतम लड़ाकू शक्ति को उन्मुक्त कर सकता है। दूसरे स्तर का टेलीकाइनेटिक हथियार एक तार्किक स्तर के मनोवैज्ञानिक के उपयोग के लिए पर्याप्त है। पांचवां स्तर क्षेत्र मास्टर के लिए है। ब्रह्मांड में स्तरों को विभाजित किया जा सकता है, ग्रह स्तर, तार्किक स्तर, ब्रह्मांडीय स्तर, डोमेन मास्टर स्तर, विश्व मास्टर स्तर और अमर स्तर। स्काई ड्रिफ्टिंग शटल तीसरे क्रम के टेलीकाइनेटिक हथियार के बराबर है और इसका उपयोग ब्रह्मांडीय स्तर तक किया जा सकता है, जिससे यह अत्यंत मूल्यवान है। ब्लैक ड्रैगन माउंटेन स्टार क्षेत्र में एक द्वितीय श्रेणी के उच्च स्तरीय टेलीकिनेटिक हथियार की कीमत 6 बिलियन ब्लैक ड्रैगन सिक्के होगी। तीसरे दर्जे के हथियार की तो बात ही छोड़ दीजिए। एक मानसिक गुरु अपनी अधिकतम युद्ध शक्ति का प्रयोग केवल टेलीकाइनेटिक हथियार से ही कर सकता है। हालांकि चूंकि स्काई ड्रिफ्टिंग शटल एक तृतीय श्रेणी का निम्न श्रेणी का टेलीकिनेटिक हथियार है, इसलिए ब्रह्मांड में इसकी कीमत अपेक्षाकृत कम है। ऐसा लगता है कि यह द्वितीय श्रेणी के उच्च श्रेणी के टेलीकिनेटिक हथियार से भी कम है।
वांग यी ने मन ही मन इससे जुड़ी यादें ताज़ा की। जहां तक स्काई ड्रिफ्टिंग शटल की बात है, उसे याद आया कि यह यूनमो स्टार के स्वामी द्वारा बनाया गया एक टेलीकाइनेटिक हथियार था। इसके साथ प्रयोग करने के लिए गुप्त तकनीकों का एक विशेष सेट था और इसका उपयोग ब्रह्मांडीय स्तर तक किया जा सकता था। वांग यी की आंखें जल उठी जब उसने देखा कि चांदी भूरे रंग का शटलनुमा हथियार उसके सामने तैर रहा है, एक अजीब सी आभा बिखेर रहा है। तीसरे दर्जे का टेलीकाइनेटिक हथियार जो उसे यूं ही दे दिया गया। उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। यह अवशेष बुद्धि वास्तव में उदार है। गंजे क्रिस्टल आदमी ने वांग यी को 5 वस्तुएं भी पेश की। कहने की आवश्यकता नहीं है कि ब्लैक गॉड सूट ग्रह स्तर पर उपयोग के लिए प्रथम स्तर का बल सूट है। यूनमो स्टार टोकन का उपयोग यूनमो स्टार में शामिल होने के लिए किया जा सकता है, लेकिन यूनमो स्टार वास्तव में नष्ट हो चुका है, इसलिए यह टोकन बेकार है। चांदी के आम गार्ड के आकार की यह चीज एक सहायक ऑप्टिकल कंप्यूटर है। संचार घड़ी के सभी कार्यों के अलावा इसके कई अन्य कार्य भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है लक्ष्य की शक्ति को मापना। सहायक प्रकाश मस्तिष्क के निचले बाएं तरफ स्थित बटन को दबाएं या ध्वनि नियंत्रण का उपयोग करके सहायक प्रकाश मस्तिष्क को प्रतिद्वंद्वी की ताकत का पता लगाने के लिए लक्ष्य पर निशाना लगाने दें। वांग यी ने खुशी खुशी अपने हाथ में सहायक ऑप्टिकल कंप्यूटर चलाया। अब उसे आसानी से निगरानी किए जाने की चिंता नहीं रही। वांग यी ने स्वयं इसका परीक्षण किया और सहायक प्रकाश मस्तिष्क पर ये शब्द प्रकट हुए: लड़ाकू शक्ति, मानसिक शक्ति ग्रह स्तर 5, आनुवंशिक ऊर्जा ग्रह स्तर 5। नियंत्रक डंटियन के आक्रमण रहस्यों का एक सेट। डंटियन का यह सेट नियंत्रक के विशिष्ट हथियार डंटियन शटल का उपयोग करने का तरीका है। यह मूल कार्य के शुरुआती दिनों में लुओ फैंग द्वारा इस्तेमाल की गई शक्तिशाली आक्रमण पद्धति भी है। जहां तक स्काई ड्रिफ्टिंग शटल की बात है तो कहने की जरूरत नहीं कि स्काई ड्रिफ्टिंग शटल और स्काई ड्रिफ्टिंग की गुप्त विधि से वांग यी की ताकत में काफी सुधार होगा। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। गंजे क्रिस्टल वाले आदमी ने वांग यी से कुछ देर बात की और उसे जाने दिया। हालांकि वांग यी ने जाने से पहले अपनी संचार घड़ी से अनुवाद की जानकारी हटा दी। एक दिन से भी कम समय हुआ है और मैं बाहर हूं। वांग यी उस गहरे रास्ते में जो पेड़ की जड़ों जैसा दिखता था, एक प्रेत की तरह दौड़ रहा था, उसे थोड़ा अविश्वसनीय लग रहा था। मुझे लगता है कि इस बार यह सिर्फ एक औपचारिकता है, लेकिन फसल बहुत बड़ी थी। वांग यी ने अपनी उंगली पर नजर डाली। वहां एक अंतरिक्ष वलय था जिसे आम लोग नहीं देख सकते थे। उसे बस यह नहीं पता था कि खंडहर खोज लिया गया है या नहीं। लेकिन अब वह बाहर है, इसलिए अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार मुझे कुल 5 वस्तुएं मिली और 24 सितारा देवताओं से उल्कापिंड तारा अध्यात्मवादी के मूल रहस्यों के लिए भी साइन इन किया। वांग यी ने मन ही मन सोचा, उल्कापिंड तारा टोकन बेकार है और ब्लैक गॉड सेट को एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल को सौंप देना चाहिए। बाकी 3 वस्तुओं के लिए सहायक ऑप्टिकल कंप्यूटर मेरी सहायता करेगा और स्काई ड्रिफ्टिंग शटल और स्काई ड्रिफ्टिंग सीक्रेट तकनीक मेरी शक्ति को बहुत बढ़ा देंगी। यह लहर बड़ा लाभ। खैर, हमने सभ्यता संख्या 9 के खंडहरों के लिए साइन इन कर लिया है, इसलिए अगले खंडहर हैं और अंत में 3 महान निषिद्ध क्षेत्र। वांग यी की आंखें अद्भुत चमक से चमक उठी। और फिर वहां ब्रह्मांड है। यह दिन 16 जनवरी 2057 को प्रातः 1:25 बजे है। सुनहरे सींग वाला यह जीव अगस्त 2057 में प्रशांत महासागर के एक क्षेत्र में उतरकर पृथ्वी पर आया था। इसका जन्म 30 दिसंबर 2058 को हुआ था। जहां तक इसके प्रथम स्तरीय तारे के रूप में विकास की बात है, यह पहली बार 13 जनवरी 2060 को दुनिया के सामने आया। वांग यी के पास इससे निपटने के लिए अभी 3 साल हैं और वह खुद पर पूरा भरोसा रखते हैं। भले ही मैं पृथ्वी को छोड़कर ब्रह्मांड में साहसिक कार्य करूं, अगर सचमुच कुछ घटित होता है तो मेरे पास अभी भी लुओ फैंग है और अभी भी आशा है। वांग यी ने गहरी सांस ली। वास्तव में इस दुनिया में होने और इतना कुछ अनुभव करने के बाद भी विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड में प्रवेश करने के विचार से वांग यी का दिल अभी भी थोड़ा कांप रहा था। भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता। चूंकि वांग यी ने अंतरिक्ष जाने का फैसला कर लिया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें तैयार रहना होगा, चाहे वह आपका अपना हो या पृथ्वी का। और अब तक तो भविष्य उज्ज्वल प्रतीत हो रहा है। खंडहरों में मौजूद लोग इस बात से बहुत हैरान थे कि वांग यी एक दिन से भी कम समय में बाहर आ गया। हालांकि वांग यी की एक खास पहचान थी और वह एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल का एक वरिष्ठ अधिकारी था। हालांकि वे उत्सुक थे, वे कुछ नहीं कर सकते थे। वांग यी सभ्यता संख्या 9 के खंडहरों से निकलकर एक संचार घड़ी की मदद से वैश्विक मुख्यालय में स्मार्ट फाइटर को फोन किया। वह अपना स्मार्ट फाइटर लेकर एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल के वैश्विक मुख्यालय भी नहीं गया। वह सीधे जियांगन बेस सिटी वापस चला गया। मुख्यालय में हांग ने अवाक होकर उस बंद कॉल को देखा। वह वाकई जानने को उत्सुक था कि वांग यी को खंडहरों में क्या मिला था, लेकिन बदकिस्मती से वांग यी उसे कुछ बताने का इरादा नहीं रखता था। ब्लैक ड्रैगन बुद्धिमान लड़ाकू में वांग यी उन 2 आध्यात्मिक गुरु रहस्यों का अध्ययन कर रहा था जो उसने अभी अभी प्राप्त किए थे। ब्रह्मांड में 2 मुख्य गुट हैं, एक योद्धा और दूसरा आध्यात्मिक गुरु। यूनमो स्टार की विरासत में योद्धा और अध्यात्मवादी शामिल हैं। अध्यात्मवादियों की विरासत मुख्यतः नियंत्रण अध्याय, ब्रह्म अध्याय और विविध अध्याय में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक गहन और व्यापक है। हालांकि यूनमो स्टार के स्वामी की असली विरासत जानना मुश्किल है। मूल उपन्यास में लुओ फैंग के पास यूनमो स्टार के स्वामी द्वारा विशेष रूप से छोड़ी गई विरासत आत्मा मोहर है, लेकिन वांग यी के पास कुछ भी नहीं है। हालांकि उनमें मानसिक शक्ति की बहुत अधिक प्रतिभा थी, इसलिए उनके लिए स्वर्ग से भागने की गुप्त तकनीक का अभ्यास करना अधिक कठिन नहीं था, जो एक प्रकार का मानसिक हथियार था।
24 सितारा देवता आत्मा की गुप्त विधि से संबंधित हैं और यूनमो स्टार आत्मा सील की मूल विरासत से निकटता से संबंधित प्रतीत होते हैं। 24 सितारा देवताओं के पास वास्तव में अन्य लोगों की आत्माओं पर हमला करने, उन्हें भ्रमित करने, हेरफेर करने और उन्हें गुलाम बनाने के गुप्त तरीके हैं। वांग यी भी बेहद आश्चर्यचकित था जब उसने पहली बार इसकी खोज की थी। हालांकि वास्तविक सोल सील की तुलना में 24 स्टार गॉड्स बहुत कम गहन और जटिल हैं। यह केवल उन लोगों को गुलाम बना सकता है जिनकी आत्मा का स्तर वांग यी से 2 स्तर कम है। वांग यी की वर्तमान आत्मिक शक्ति के साथ वह संभवतः केवल युद्ध के देवता के स्तर से नीचे के लोगों को ही गुलाम बना सकता है। लेकिन यह निस्संदेह वांग यी के लिए एक अप्रत्याशित आश्चर्य था। 24 सितारा देवता उसे और अधिक साधन प्रदान करते हैं। यदि स्वर्ग से पलायन दूर गतिज हथियारों को नियंत्रित करने की एक गुप्त तकनीक है जो वास्तविक और अपार शक्ति पर जोर देती है, तो 24 सितारा देवता आत्मा दूर गतिज को नियंत्रित करने की एक गुप्त तकनीक है जो आभासी, अप्रत्याशित और प्रतिरोध करने में कठिन पर जोर देती है। इन दोनों का संयोजन वांग यी को युद्ध में और भी अधिक शक्तिशाली बनाता है। 16 जनवरी को वांग यी सभ्यता नंबर 9 के खंडहरों से बाहर आए और जियांगन लौट आए। समय गुजर जाता है। जियांगनान शहर, यंगजहौ शहर, मिंग्यू समुदाय। गर्म और चमकदार धूप फर्श से छत तक ऊंची खिड़कियों से अंदर आ रही थी। विला की दूसरी मंजिल पर स्थित मार्शल आर्ट प्रशिक्षण हॉल में वांग यी जमीन पर पालथी मारकर बैठे थे और हमेशा की तरह आनुवंशिक ऊर्जा ग्रहण कर रहे थे। यद्यपि अन्य प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से छोड़े गए म्यूया क्रिस्टलों को छोड़कर सभी म्यूया क्रिस्टल लगभग उपयोग में आ चुके थे, फिर भी वांग यी ने अपना दैनिक अभ्यास नहीं छोड़ा। चाहे वह आनुवंशिक ऊर्जा हो, मानसिक शक्ति हो या विभिन्न गुप्त तकनीकें हों, वांग यी उन पर बहुत समय बिताते हैं और वह हर दिन बेहतर हो रहा है। वांग यी के दांतियान में 6 लघु ग्रह हैं। चेतना के सागर में मौजूद लघु ग्रह जो जन्म के समय पारदर्शी होते हैं, के विपरीत दांतियान के ये 6 लघु ग्रह वास्तव में अग्निलाल हैं। संपूर्ण लाल सूक्ष्म ग्रह वास्तव में एक एकीकृत इकाई है जो बड़ी संख्या में लाल 6 पक्षीय क्रिस्टलों से बनी है। लाल रंग के 5 लघु ग्रह मध्य में स्थित सबसे बड़े लघु ग्रह के चारों ओर लगातार चक्कर लगा रहे हैं और वे स्वयं भी घूम रहे हैं, जिससे अजीब उतार चढ़ाव की तरंगें निकल रही हैं। ब्रह्मांड में ग्रह स्तर में प्रवेश करते समय जागृत विभिन्न विशेष क्षमताओं को वास्तव में मुख्य रूप से 8 श्रेणियों में संक्षेपित किया जाता है: सोना, लकड़ी, पानी, आग, पृथ्वी, हवा, बिजली और प्रकाश। शारीरिक संरचना और आत्मा में अंतर के कारण शरीर द्वारा अवशोषित ब्रह्मांडीय ऊर्जा वास्तव में भिन्न होती है और इस रूपांतरण से बनने वाली आनुवंशिक ऊर्जा भी निश्चित रूप से भिन्न होती है। उदाहरण के लिए वांग यी की आनुवंशिक ऊर्जा अग्नि से संबंधित है। वांग यी का रक्त, जीन, कोशिकाएं, हड्डियां, त्वचा, उसके शरीर का हर हिस्सा आनुवंशिक ऊर्जा और मानसिक शक्ति के प्रभाव में लगातार बेहतर और विकसित हो रहा है। वांग यी की शारीरिक स्थिति इस स्तर पर होने के कारण केवल मनुष्यों में से कुछ शक्तिशाली हथियार जैसे लेजर हथियार और परमाणु हथियार ही उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। इस दौरान वांग यी रोज दुनिया भर के खंडहरों में हस्ताक्षर करते थे। हालांकि ज्यादातर समय हस्ताक्षर करने पर मिलने वाले इनामों का सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, लेकिन कभी-कभी ऐसे खजाने मिल जाते थे जो सीधे मानसिक शक्ति को बढ़ा सकते थे, जैसे लेस्बोस फल, जिसके लिए उन्होंने पिछली बार सोवियत रूस के साइबेरियाई क्षेत्र के खंडहरों में हस्ताक्षर किए थे। तो 1 महीने के बाद वांग यी की ताकत में बहुत सुधार हुआ है। आनुवंशिक ऊर्जा को ग्रहीय स्तर 6 तक उन्नत किया गया है, जबकि मानसिक शक्ति भी ग्रहीय स्तर 5 की बाधा तक पहुंच गई है। अब योद्धा के रूप में वांग यी का स्तर हॉन के समान ही है। वास्तविक युद्ध शक्ति में वांग यी, जिसके पास एक डोमेन भी है, साथ ही मोनवाइन, डिंटियन शटल, डिंटियन सीक्रेट मेथड, 24 स्टार गॉड सोल सीक्रेट मेथड, होंग और लेई शेन से आगे निकल गया है और पृथ्वी पर सच्चा नंबर 1 व्यक्ति बन गया है। हालांकि वांग यी का अपनी ताकत दिखाने का कोई इरादा नहीं है और वह अभी भी कम महत्वपूर्ण तरीके से अभ्यास कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन एक साधारण व्यक्ति की तरह यात्रा और जीवन जीते हुए इस कुलीन प्रशिक्षण शिविर का पूर्व नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति धीरे धीरे लोगों की दृष्टि से गायब हो गया है। जियांगन विश्वविद्यालय में छुट्टियां पहले ही हो चुकी हैं, लेकिन शेनयान का परिवार यंगजहौ शहर में स्थानांतरित हो गया है और अब वांग यी के विला में रह रहा है। गाओयोरोंग अपनी मां के साथ है और लिन यूयू भी अक्सर अपने माता-पिता के साथ रिश्तेदारों से मिलने जाती है। इस दिन वांग यी अपने माता-पिता के साथ महाजोंग खेलने गए। शेनयान सहित कुल 4 लोग हैं। धमाका, जीत। मां ने अपने सामने महाजोंग टाइल्स की पंक्ति रखी और खुशी से मुस्कुराई। वांग यी के पिता, जो लगातार 19 गेम हार चुके थे, ने वांग यी की ओर देखा। उसकी आंखें संदेह से भरी थीं। यह एक गद्दार की नजर है। वांग यी ने अपने पिता की निराशा पर ध्यान न देने का नाटक किया और जल्दी से महाजोंग टाइल्स को पुनः व्यवस्थित कर दिया। वांग यी के लिए परिवार का एक साथ खुशी से इकट्ठा होना और पारिवारिक मामलों पर बातचीत करना भी खुशी की बात है। जीवन और प्रेम की तुच्छताओं का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। वांग यी ने दिसंबर के मध्य से फरवरी तक 1 या 2 दिन के लिए दुनिया भर में उड़ान भरी और दुनिया भर में खोजे गए लगभग सभी प्राचीन सभ्यता अवशेषों पर हस्ताक्षर करने में उन्हें 2 महीने लगे। केवल सबसे खतरनाक 3 जेडी ही बचे हैं। 17 फरवरी। गहरी रात में काले बादलों ने चांद को ढक लिया था और आकाश और धरती दोनों उदास थे। अंतहीन उफनते समुद्र के ऊपर एक काला काला लड़ाकू विमान किसी प्रेत की तरह चुपचाप आ रहा था।
यह प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप है और यह प्राचीन सभ्यता संख्या 12 के अवशेषों का स्थान भी है। एक काला त्रिकोणीय उड़ान लड़ाकू विमान समुद्र में रुका, हैच खुला और एक आकृति बाहर उड़ी। यह एक काले बालों वाला युवक है जो ग्रे काले रंग की लड़ाकू वर्दी पहने हुए है, जिसके अंदर एक ब्लैक गॉड सूट और मोन बेल है। उसकी पीठ पर दो गहरे लाल रंग की तलवारें हैं और उसके पैरों में एक चांदी ग्रे रंग का उड़ने वाला शटल है। यह वांग यी था। यह 12 नंबर की प्राचीन सभ्यता के खंडहरों का स्थान है। वांग यी ने अपना सिर नीचे किया और समुद्र की ओर देखा जो रात में गहरा और अंधेरा लग रहा था। 3 सबसे खतरनाक स्थान हैं नम 12 पर क्षतिग्रस्त अंतरिक्षयान, प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप में प्राचीन सभ्यता के खंडहर, नम 1 पर चांदी सफेद पिरामिड, बरमूडा में पानी के नीचे का पिरामिड, तथा नम 31 पर जहरीली गैस का स्रोत, शेनलोंगजिया। वांग यी ने सबसे कम खतरनाक प्राचीन सभ्यता के खंडहर नंबर 12 को अपना पहला लक्ष्य चुना। मुझे उम्मीद है कि इस बार मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा। वांग यी ने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रकाश की एक धारा में बदल गया और आश्चर्यजनक गति से एक सीधी रेखा में समुद्र में जा गिरा। अंधेरे और गहरे समुद्र में वांग यी ने सहायक ऑप्टिकल कंप्यूटर से प्राप्त मानचित्र निर्देशांक के अनुसार तेजी से गोता लगाया। यह प्राचीन सभ्यता अवशेष संख्या 12 दरअसल एक अंतरिक्ष बेड़े का मात्र जहाज है। बहुत पहले उल्कापिंड तारे का स्वामी आकाशगंगा में आया और उसने आकाशगंगा को अपना क्षेत्र घोषित कर दिया। अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए उसने ब्लैक ड्रैगन माउंटेन स्टार फील्ड में सिल्वर ब्लू साम्राज्य के एक अंतरिक्ष बेड़े को एक ही टेलीकाइनेटिक हमले से नष्ट कर दिया। यह जहाज प्रशांत महासागर की गहराई में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और हजारों साल बाद तक मनुष्य द्वारा इसकी खोज नहीं की जा सकी थी। इस रहस्यमय अवशेष का प्रतिनिधित्व क्षतिग्रस्त मदरशिप नहीं कर रही है जो 16,000 मीटर लंबी है, बल्कि एक उड़न तश्तरी के आकार का अंतरिक्ष यान है जिसका व्यास लगभग 100 मीटर है। यह काला तश्तरीनुमा अंतरिक्ष यान वर्षों से दुनिया भर के देशों द्वारा अनगिनत प्रयासों का निशाना रहा है। इस पर कई लोग मारे गए हैं, यहां तक कि कांग्रेस के शक्तिशाली सदस्य भी यहां मारे गए हैं। आज भी यह सुरक्षित है। समुद्र असीम है और शांत प्रतीत होता है, लेकिन इसमें अनंत खतरे हैं और यह अनगिनत राक्षसों का घर है। बेशक उनमें से कोई भी वांग यी को धमकी नहीं दे सकता था। जैसे ही वे पास पहुंचते, स्काई डिनिंग शटल उन्हें मार गिराता। समुद्र की सतह नीचे समुद्र तल से लगभग 5,100 मीटर दूर है। प्राचीन सभ्यता के खंडहर संख्या 12 समुद्र तल से 3,300 मीटर नीचे स्थित हैं। नेविगेशन के लिए ऑप्टिकल कंप्यूटर की मदद से वांग यी आसानी से समुद्र में लगभग 5,000 मीटर की गहराई तक गोता लगाने में सक्षम हो गए और लहरदार समुद्र तल को देख पाए जो एक पर्वत श्रृंखला की तरह दिख रहा था। धमाका! ज्वलंत लाल जीन ऊर्जा ने उसके शरीर की सतह को ढक लिया और वांग यी उल्कापिंड की तरह समुद्र तल पर चट्टानों से टकराया और गहराई में चला गया। 1,000 मीटर, 2,000 मीटर, 3,000 मीटर। वांग यी धीरे धीरे धीमा हो गया और उसकी फैली हुई मानसिक शक्ति ने पहले ही उसके सामने चट्टान संरचना से अलग एक वस्तु का पता लगा लिया था। वांग यी की मानसिक शक्ति 1,000 मीटर से अधिक की सीमा तक पहुंच सकती है, लेकिन वह अभी भी इस विशालकाय जानवर के समग्र पैमाने का पता नहीं लगा सकते हैं। अंतरिक्ष यान का मलबा 16,000 मीटर से अधिक लंबा है, जो हॉर्न के मुख्यालय में मौजूद विशाल अंतरिक्ष यान से भी अधिक चौंकाने वाला है। यदि वांग यी तुरंत हस्ताक्षर कर देते हैं तो निश्चित रूप से वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यदि वे सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो लक्ष्य स्थान के 100 मीटर के भीतर रहना सबसे अच्छा है। यह साइन नियम है जिसे वांग यी ने समझ लिया है। जानकारी के अनुसार यह मदरशिप 16,000 मीटर लंबी, 3,200 मीटर चौड़ी और 800 मीटर ऊंची है। वांग यी ने सोचा, मुझे कोर एरिया ढूंढना होगा। मुख्य क्षेत्र वह है जहां पर निराशाजनक स्थिति है। वांग यी ने एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल द्वारा प्रदान की गई आंतरिक जानकारी की तुलना करके खोज शुरू की। लगभग 10 मिनट बाद वांग यी अंततः एक अंतरिक्ष यान के मार्ग का अनुसरण करते हुए मदरशिप पर एक गुप्त केबिन में पहुंचे। इस गुप्त विशाल कक्ष के भीतर लगभग 100 मीटर व्यास का एक उड़न तश्तरी के आकार का यान रखा था। यह यान पूरी तरह से काला था और अनगिनत सहस्राब्दियों से भूमिगत खड़े रहने के बावजूद इसके धड़ में जरा भी जंग नहीं लगी थी। यहां तक कि इसके काले पतवार के भीतर भी एक विशाल 2 पंखों वाले अजगर का एक नमूना था। पिछले कई वर्षों से विभिन्न देशों और ताकतों ने इस अंतरिक्ष यान को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया है, लेकिन वे अभी भी असहाय हैं। यहां तक कि 2 सबसे शक्तिशाली मनुष्य होंग और थोर भी अंदर नहीं जा सके। वांग यी ने अंतरिक्ष यान को देखा, मानो वह अंतरिक्ष यान के केंद्रीय नियंत्रण कक्ष के अंदरूनी हिस्से को देख सकता हो। कमांडर जो हजारों वर्षों से मृत था और 3 रजत रक्षक चुपचाप खड़े थे। नंबर 12 खंडहर का सबसे मुश्किल हिस्सा प्रवेश मार्ग है। हैच खोलने के बाद एक प्रवेश मार्ग है। इस प्रवेश मार्ग के अंत में अंतरिक्ष यान द्वार है, लेकिन हैच खोलने के बाद प्रवेश मार्ग एक लेजर चैनल है। इस चैनल से निकलने वाले लेजर आसानी से ग्रह स्तर के 5वें और 6ठे क्रम के प्राणियों को मार सकते हैं। पृथ्वी पर सभी शक्तिशाली मनुष्यों में से केवल होंग और थोर, जो ब्लैक गॉड सूट पहने हुए हैं, प्रवेश मार्ग के अंत में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन वे प्रवेश मार्ग के अंत में गेट के सामने असहाय हैं। अब वांग यी भी आसानी से गेट तोड़ सकता है, लेकिन वह उसे खोल नहीं सकता। इस द्वार को उठाने के लिए व्यक्ति को 3रे या 4थे स्तर का योद्धा होना चाहिए। वांग यी बहुत पीछे हैं, लेकिन वांग यी का अंदर जाने का कोई इरादा नहीं था। दाखिल करना। डिंग, सफलतापूर्वक साइन इन करने के लिए होस्ट को बधाई। आपको एक X81 स्पेसशिप इनाम में मिलेगा। X81 मॉडल अंतरिक्ष यान आपके पैनल स्थान में रखा गया है।
इस स्थान पर आप जितने चेक इन कर सकते हैं उनकी संख्या है 0। जैसे ही साइन इन पैनल प्रकट हुआ, उसके बेटे की खूबसूरत आवाज वांग यी के दिमाग में गूंज उठी, जिससे उन्हें गहरा आश्चर्य हुआ। यह एक X-81 मॉडल अंतरिक्ष यान निकला। पूरे मदरशिप में सबसे कीमती चीज संभवतः ब्लैक ड्रैगन अंतरिक्ष यान है। वांग यी को उम्मीद नहीं थी कि इस बार साइन इन पैनल इतना जबरदस्त होगा। आखिरकार इनाम जितना अच्छा होगा, उसे पाना उतना ही मुश्किल होगा, और ये सब किस्मत पर निर्भर करता है। अच्छा बेटा, वांग यी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। X-81 मॉडल अंतरिक्ष यान एक संपूर्ण अंतरिक्ष यान है और इसका मूल्य संभवतः सभ्यता नंबर 9 के खंडहरों को छोड़कर अन्य खंडहरों में साइन इन करने के लिए वांग यी को प्राप्त पुरस्कारों के कुल मूल्य से अधिक है। सुनहरे साइन इन पैनल के नीचे, जो पहले से ही विभिन्न वस्तुओं से भरा हुआ था, जिनकी वांग यी को आवश्यकता नहीं थी, एक शुद्ध काले रंग का उड़न तश्तरी के आकार का अंतरिक्ष यान दिखाई दिया जो बिल्कुल सामने वाले के समान था, लेकिन यह बिल्कुल नया था। साथ ही वांग यी ने इसकी विशिष्ट जानकारी भी प्राप्त की। इस अंतरिक्ष यान का पूरा नाम है हेलोंगशान X-81 मॉडल अंतरिक्ष यान। यह ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य का एक बहुत प्रसिद्ध अंतरिक्ष साहसिक अंतरिक्ष यान मॉडल है। ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य था जो ब्लैक ड्रैगन माउंटेन स्टार रीजन पर शासन करता था। यहां तक कि सिल्वर ब्लू साम्राज्य, जहां आकाशगंगा स्थित थी, भी उसके 500 से ज्यादा जागीरदार राज्यों में से एक था। अंतरिक्ष यान के पतवार की मुख्य सामग्री यट्रियम नामक धातु है। अगर कोई ब्रह्मांडीय स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति भी इसे नष्ट करना चाहे तो उसे बहुत प्रयास करना होगा। साधारण ब्रह्मांडीय स्तर के बलवान लोग जिन अंतरिक्ष यानों पर सवार होते हैं, वे इसी स्तर के होते हैं। X-81 मॉडल अंतरिक्ष यान में मानक हथियार भी हैं जो तारकीय स्तर के 7वें और 8वें स्तर के शक्तिशाली लोगों को मार सकते हैं। इसके अलावा यह साइन इन पैनल से मिलने वाला इनाम है। वांग यी को मूल कथानक में लुओ फैंग जितनी मेहनत और दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। केवल बाबाटा की मदद से ही वह अंतरिक्ष यान की केंद्रीय नियंत्रण बुद्धिमत्ता को नष्ट कर सकता है और इस अंतरिक्ष यान को प्राप्त कर सकता है, जो अभी भी आधा क्षतिग्रस्त है। वांग यी को जो मिला वह पूरी तरह कार्यात्मक, बिल्कुल नया X-81 मॉडल का अंतरिक्ष यान था। आप इस पर तुरंत बैठ सकते हैं और ब्रह्मांड में एक साहसिक यात्रा पर जा सकते हैं। वांग यी उत्साहित महसूस कर रहा था। मूल कथानक की तरह इस X-81 अंतरिक्ष यान के रखरखाव के लिए 3 धातु रोबोट जिम्मेदार हैं। उनके पूरे शरीर काले यट्रियम धातु C5 ग्रेड धातु से बने हैं। भंडारण कक्ष में भारी मात्रा में ऊर्जा भंडार है और 3 चांदी के रक्षक भी हैं। लिक्विड सिल्वर गार्ड दरअसल एक विशेष तकनीकी उत्पाद है। इसकी मुख्य सामग्री लिक्विड सिल्वर धातु है, जो ब्लैक यट्रियम मेटल से कहीं ज्यादा कीमती है। इसमें एक बुद्धिमान प्रणाली है। यह बिल्कुल एक असली इंसान की तरह व्यवहार करता है। यह बोल सकता है और कुछ काम कर सकता है। इसके अलावा क्योंकि उनके शरीर की संरचना तरल चांदी की है और उनका शरीर पानी की तरह है, भले ही एक मजबूत आदमी उन्हें मुक्का मारता है, वे आसानी से प्रभाव को अवशोषित कर सकते हैं। सिल्वर गार्ड के अतिरिक्त यह अंतरिक्ष यान 2 B9 स्तरीय लेजर तोपों से भी सुसज्जित है, जो 9वें स्तर के स्टार स्तर के शक्तिशाली लोगों को मार सकती हैं। इस बार मैं एक पूर्ण अंतरिक्ष यान प्राप्त करने में सक्षम था। वांग यी समुद्र से बाहर निकला और हवा में मंडराने लगा, बहुत खुश महसूस कर रहा था। फिर अगला पड़ाव बरमूडा और शेनोंगजिया है। मुझे आश्चर्य है कि वे मुझे क्या देंगे। वांग यी उत्सुकता से भर गया। 18 फरवरी सुबह में वांग यी ने घर पर अपने परिवार के साथ नाश्ता किया, समुदाय में शेनयान के साथ टहलने गए और फिर उत्तरी अटलांटिक में बरमूडा सागर के लिए एक किंग क्लास लड़ाकू जेट लिया। कुछ घंटे बाद उत्तरी अटलांटिक में प्रसिद्ध बरमूडा सागर के निकट क्षितिज पर प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई, जो अत्यंत तीव्र गति से आकाश में उड़ रही थी। एक झटके के साथ प्रकाश की धारा गायब हो गई और वह प्रेत एक त्रिकोणीय काले लड़ाकू विमान में बदल गया जो 20 मीटर लंबा और 10 मीटर से ज्यादा चौड़ा था। काले धातु का हैच खुला और लाल आधार वाली धूसर काली लड़ाकू वर्दी पहने एक काले बालों वाला लड़का एक चांदी धूसर शटल पर कदम रखते हुए बाहर उड़ गया। उसने चारों ओर देखा, फिर अपने हाथ पर चांदी के आर्म गार्ड को देखा, मानो कुछ पुष्टि कर रहा हो, और फिर सीधे नीचे उड़ गया, छपाक से पानी में कूद गया और गोता लगाना जारी रखा। कुछ ही देर बाद वांग यी ने दूर से समुद्र की गहराई में एक विशाल सफेद परछाई देखी। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, धुंधली सफेद परछाई और साफ होती गई। यह एक अत्यंत ऊंचा विशालकाय पिरामिड है जो पृथ्वी पर किसी भी गगनचुंबी इमारत से ऊंचा है। पिरामिड पर न तो कोई दाग है और न ही सड़न के कोई निशान। यहां तक कि कीचड़ या घास फूस भी नहीं बचा है। यह बिल्कुल नया जैसा साफ है। यांत्रिक जाति का अंतरिक्ष यान। वांग यी की आंखें स्थिर हो गईं। मैकेनिकल कबीले को विशाल ब्रह्मांड के शीर्ष कबीलों में से एक माना जाता है। इस कबीले का हर सदस्य एक बुद्धिमान प्राणी है और पूरे मैकेनिकल कबीले ने अविश्वसनीय स्तर तक तकनीक विकसित कर ली है। हमारे सामने जो यांत्रिक अंतरिक्ष यान है, वह यांत्रिक अमर का वाहन है और यह यांत्रिक अमर उल्कापिंड पर मर गया। अमर प्राणी एक ही मुक्के से किसी भी ग्रह को नष्ट करने में सक्षम। उनके शरीर प्रकाश की गति तक पहुंच सकते हैं और ब्रह्मांड में विचरण कर सकते हैं। मूल ब्रह्मांड और अंधकार में ब्रह्मांड के बीच आना जाना उनके लिए खाने जितना आसान है। यहां तक कि वांग यी के लिए भी, जो अब पृथ्वी पर लगभग अजेय है, अमरता स्वर्ग के समान अप्राप्य है। वांग यी इस बात से हैरान था कि युन्मो तारे के मालिक का दुश्मन भी मानव जाति का एक अमर राजा था। वे युन्मो तारे के मालिक को मारने और उससे निपटने के लिए यांत्रिक जाति के अमर राजाओं के साथ मिलकर काम करने का साहस कैसे कर सकते थे।
मानव बलवानों को मारने के लिए विदेशी जातियों के साथ सेना में शामिल होना, भले ही कोई द्वेष हो, मानव नेताओं द्वारा पता चलने पर एक गंभीर अपराध होगा, है ना? जब तक यह क्षेत्र के बाहर न घटित हो और मानव समूहों द्वारा इसका पता न चल जाए, तब तक इस प्रकार की लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। अन्यथा, यदि यांत्रिक अमर मानव क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस करते हैं, तो वे खोजे जाने पर मर जाएंगे। वांग यी ने पिरामिड को देखा, जो 1200 मीटर ऊंचा था, चांदी सफेद रंग का था और बिना किसी जोड़ या सीम के एक दूसरे से जुड़ा हुआ था और कला का सबसे उत्कृष्ट कार्य लग रहा था, और उसने आह भरी। वांग यी ने कुछ देर तक इसकी प्रशंसा की और फिर काम पर लग गए। दाखिल करना। डिंग, मेजबान को सफलतापूर्वक साइन इन करने के लिए बधाई। इनाम, एक प्राथमिक बुद्धिमान जीव। प्राथमिक बुद्धिमान जीवन वाहक को पैनल स्थान में रखा गया है। इस स्थान पर आप जितने चेक इन कर सकते हैं, उनकी संख्या है 0। उसी समय वांग यी के साइन इन पैनल के नीचे एक और ग्रिड दिखाई दिया। यह लैपटॉप मेमोरी कार्ड के समान एक स्मार्ट चिप है, जिसमें एक आदिम प्राथमिक बुद्धिमान जीवन होता है। बुद्धि को वास्तव में 4 स्तरों में विभाजित किया जा सकता है: तार्किक प्रसंस्करण कार्यक्रम, वास्तविक मानव बुद्धि के बराबर तर्क, भावनात्मक बुद्धि, बुद्धिमान जीवन। उदाहरण के लिए, नंबर 9 प्राचीन सभ्यता के खंडहरों में गंजा क्रिस्टल मैन वास्तव में एक बुद्धिमान प्राणी है जिसमें भावना का एक अंश है, और बाबाता, जो यूनमो स्टार अंतरिक्ष यान पर लाखों वर्षों से हुयानफू का अनुसरण कर रहा है, वह एक बुद्धिमान जीवन रूप है। बुद्धिमान जीवन भी बुद्धिमत्ता का सर्वोच्च स्तर है और इसकी परिचालन गति और कंप्यूटिंग शक्ति स्वाभाविक रूप से सामान्य बुद्धिमत्ता से कहीं अधिक होती है। यांत्रिक जाति की तरह इस जाति के सभी सदस्य बुद्धिमान जीव हैं और उनके अपने यांत्रिक शरीर हैं। हालांकि उनमें आत्मा नहीं होती, फिर भी वे अमरता के स्तर तक पहुंच सकते हैं, जो बेहद भयावह है। अब मेरे पास एक बुद्धिमान जीवन है जो मेरी मदद कर रहा है, हालांकि यह बस एक खाली प्राथमिक बुद्धिमान जीवन है जिसमें कुछ भी नहीं है। वांग यी थोड़ा निराश हुआ। उसने शुरू में सोचा था कि वह एक यांत्रिक अंतरिक्ष यान के लिए हस्ताक्षर कर सकता है, लेकिन अब लगता है कि उसने बहुत ज्यादा सोच लिया था। हर बार इतना भाग्यशाली होना और सर्वोत्तम पुरस्कार प्राप्त करना कैसे संभव है? लेकिन एक बुद्धिमान जीवन होना भी बुरा नहीं है। कम से कम आपके पास आपकी मदद करने के लिए एक बुद्धिमान जीवन तो है। इसके अलावा, एक बार जब एक बुद्धिमान जीवन अपने स्वामी को पहचान लेता है, तो वह वफादार हो जाता है और आपको कभी धोखा नहीं देगा। इससे ब्रह्मांड में यात्रा करना भी बहुत आसान हो जाएगा। बुद्धि के उच्चतम स्तर के रूप में बुद्धिमान जीवन में बहुत तेजी से सीखने की क्षमता होती है, जो संचय और नकल के बारे में अधिक होती है। हालांकि उनके नए अधिग्रहित ब्लैक ड्रैगन एडवेंचर स्पेसशिप में एक बुद्धिमान ऑप्टिकल कंप्यूटर भी है, लेकिन यह बुद्धिमान जीवन से बहुत कमतर है। वांग यी ने अंतरिक्ष ग्रिड में बुद्धिमान चिप को देखा और सोचने लगे कि इस नवजात बुद्धिमान जीवन का क्या नाम रखा जाए। वह नर है या मादा, बड़ा है या छोटा, और उसका स्वरूप कैसा है? सुनहरे पैनल पर एक नजर डालने के बाद उन्होंने अंततः एक निर्णय लिया। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक बहन ढूंढ ली है। चलो उसका नाम बरमूडा रखें। आप क्या सोचते हैं? बुद्धिमान जीवन। साइन इन पैनल। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ वांग यी ने समुद्र में तैरते चांदी जैसे सफेद पिरामिड पर एक आखिरी नजर डाली। उसने बरमूडा के पानी को छोड़ दिया और ब्लैक ड्रैगन अंतरिक्ष यान को छोड़ने के लिए समुद्र की गहराई में एक सुदूर समुद्री क्षेत्र ढूंढ निकाला। उसे सावधान रहना था क्योंकि पूरी पृथ्वी पर हर समय प्राचीन सभ्यताओं के उपकरण हर तरफ से नजर रख रहे थे। हालांकि, यदि ब्लैक ड्रैगन अंतरिक्ष यान सिग्नल शील्डिंग चालू कर देता है, तो स्वाभाविक रूप से पृथ्वी पर अपरिष्कृत प्रौद्योगिकी द्वारा इसका पता नहीं लगाया जा सकेगा। वांग यी अंतरिक्ष यान में उड़कर नियंत्रण कक्ष में पहुंचे। कंसोल स्क्रीन पर हरे बालों वाली एक महिला का चित्र दिखाई दिया और वांग यी को देखकर मुस्कुराए। मास्टर, आपका पुनः स्वागत है। यद्यपि वह हरे बालों वाली एक महिला की तरह दिखती है, वह वास्तव में बुद्धि द्वारा बनाई गई एक छवि मात्र है। बेशक, बुद्धि के मामले में वो लगभग एक इंसान के समान ही है, लेकिन यह अभी भी एक आभासी अस्तित्व है, बिना किसी भावना के एक बुद्धि मात्र। वांग यी सीधे कंसोल के पास गए और चांदी की स्मार्ट चिप को हरे स्लॉट में डाल दिया। बड़ी संख्या में ऐसे पात्र जिन्हें वांग यी समझ नहीं पाए थे, कंसोल स्क्रीन पर तुरंत प्रकट हो गए। कुछ ही देर बाद स्क्रीन पर छवि थोड़ी विकृत हो गई और एक आकृति पुनः प्रकट हुई। यह अभी भी हरे बालों वाली महिला की वही छवि थी, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति और आंखों में अधिक आध्यात्मिक भाव थे। गुरुजी, यह हमारी पहली मुलाकात है। आखिरकार आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, उसने साफ और उत्साहपूर्ण आवाज में कहा। अब से तुम्हें बरमूडा कहा जाएगा। वांग यी मुस्कुराया जब उसने अपने सामने बुद्धिमान जीवन को देखा। हालांकि वह नवजात थी, फिर भी उसे ब्लैक ड्रैगन अंतरिक्ष यान की सारी आंतरिक जानकारी प्राप्त हो गई थी। यह कहा जा सकता है कि वह ज्ञान लेकर ही पैदा हुई थी। ठीक है, गुरुजी, बुद्धिमान जीवन ने उत्तर दिया। अपनी छवि बदलो। वांग यी को हरे बालों वाली महिला का रूप पसंद नहीं आया। हाँ, जब तक मालिक को पसंद है, कोई भी रूप ठीक है। बेशक, बुद्धिमान जीवन वांग यी के आदेशों का बिना शर्त पालन करेगा। वांग यी ने उसकी ठुड्डी को छुआ और बुद्धिमान जीवन की मदद से अपना रूप चुनना और तय करना शुरू कर दिया। एक पल के बाद स्क्रीन पर एक काला और सफेद मोटा आदमी दिखाई दिया, जिसकी आंखों के नीचे 2 बड़े काले घेरे थे। वह बेवकूफ और मूर्खतापूर्ण लग रहा था। उसने भी उत्सुकता से अपने वर्तमान स्वरूप को देखा। बस इतना ही, वांग यी ने ताली बजाई और संतोष से कहा। तभी से वांग यी के बुद्धिमान जीवन वांग बरमूडा पांडा का जन्म हुआ। 19 फरवरी।
शेनोंगजिया चीन के पूर्ववर्ती हुबेई प्रांत के पश्चिम में स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 3,253 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 85% से अधिक वन भूमि है। यहाँ मध्य चीन का सबसे बड़ा अछूता जंगल है। पृथ्वी पर प्राचीन सभ्यता का केवल एक ही अवशेष बचा है। वांग यी ने तीव्र गति से उड़ते हुए एक काले बुद्धिमान लड़ाकू जेट में त्रिआयामी आभासी फिल्म देखते हुए कहा। ज़र्ग हाइव ब्रह्मांड का सबसे कमजोर ज़र्ग हाइव दायरे के स्वामी के बराबर है और कई तो अमर प्राणियों के बराबर भी हैं। और शेनोंगजिया की गहराई में एक है। ज़र्ग ब्रह्मांड की उन शीर्ष जातियों में से एक है जो मनुष्यों को टक्कर दे सकती हैं। यह एक बहुत ही अजीब जाति है। ज़र्ग असल में दो हिस्सों में बंटा है। एक है माँ का घोंसला। सिर्फ माँ का घोंसला ही सही मायने में बुद्धिमान जीवन माना जा सकता है। एक ज़र्ग मदर नेस्ट अरबों ज़र्ग योद्धाओं को जन्म दे सकता है। ज़र्ग योद्धाओं की बुद्धि बहुत कम होती है, लगभग कोई बुद्धि नहीं होती, केवल सहज ज्ञान होता है और वे मदर नेस्ट के आदेशों का पूरी तरह पालन करते हैं। वांग यी ने प्रासंगिक यादें ताज़ा की और अपना सिर हिलाया। यह रियल लॉर्ड स्तरीय ज़र्ग मदर नेस्ट उस समय आउट ऑफ डोमेन बैटलफील्ड में यूनमो स्टार के मालिक द्वारा प्राप्त किया गया था। यह ज़र्ग रानी छत्ते में सो रही है और यह स्थायी नींद है। जब तक हुयानफू से भी ऊंची आध्यात्मिक उपलब्धि वाला कोई अमर नहीं आता, तब तक सोई हुई ज़र्ग रानी को जगाना असंभव है। एक हरा भरा प्राचीन जंगल, एक निश्चित क्षेत्र जहां प्राचीन काल से किसी ने कदम नहीं रखा। शेनलोंगजिया की गहराई में जहरीली गैस से घिरा एक भयानक विशाल गोला है जो लगातार जहरीली गैस छोड़ता रहता है। यह 800 मीटर से भी ज्यादा व्यास वाला एक विशाल रहस्यमय गोला है। वांग यी के पास बुद्धिमानी भरी जिंदगी है और उसने स्मार्ट फाइटर में हान द्वारा छोड़े गए पिछले दरवाजे को बदल दिया है। अब वह हान द्वारा कोई राज पता चलने की चिंता किए बिना पूरे आत्मविश्वास के साथ स्मार्ट फाइटर का इस्तेमाल कर सकता है। काले त्रिकोणीय बुद्धिमान लड़ाकू विमान ने गोल पहाड़ जैसे विशाल रहस्यमय गोले से दर्जनों किलोमीटर दूर जाकर रुक कर देखा। वांग यी ने दूर से ही ब्रह्मांड में फैले उस भयावह जीवन को देखा जिसने अनगिनत जातियों को भयभीत कर दिया था। गोलाकार ज़र्ग मात्र घोंसला, जिसका व्यास 800 मीटर से अधिक था, गड्ढों से ढका हुआ था, जिसमें से विष बह रहा था और जहरीली गैस हवा में भर रही थी, जिससे आसपास की घास सड़ रही थी और जमीन सीधे जंग खाकर धंस गई थी। गोलाकार जहरीली गैस वाले क्षेत्र में घास नहीं उगती और जमीन की मिट्टी भी काली है। वांग यी को लगता है कि जमीन जहरीली गैस में गहराई तक डूबी हुई है। ज़र्ग मदर नेस्ट से प्राकृतिक रूप से निकलने वाली जहरीली गैस इतनी भयानक है कि ब्रह्मांडीय स्तर का कोई भी बलवान व्यक्ति उसके पास भी नहीं पहुंच सकता। वांग यी को शर्मिंदगी महसूस हुई। अगर आप साइन इन करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप लक्ष्य से 100 मीटर के दायरे में रहें। अगर आप इस दूरी को पार कर जाते हैं तो भले ही आप साइन इन कर सकते हैं, लेकिन उन्नत पुरस्कार पाने की संभावना बहुत कम हो जाती है, जिसका सामना वांग यी नहीं करना चाहते। हालांकि ज़र्ग मदर नेस्ट से निकली जहरीली गैस इतनी भयानक थी कि उसका दायरा कई हजार मीटर तक पहुंच गया था। वांग यी के पास जाने का कोई मौका नहीं था और उसने अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं की। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज छत्ता नहीं, बल्कि उसके अंदर मौजूद जहरीली गैस है, वांग यी ने सोचा। यह जहरीली गैस तो आखिरकार गैस ही है, इसलिए इस पर बाहरी वातावरण का असर होना ही चाहिए। शायद मैं इसे आजमाकर देखूं। बरमूडा। जी हाँ, गुरुजी। बरमूडा की कर्कश और कोमल आवाज सहायक ऑप्टिकल कंप्यूटर से आई। सहायक ऑप्टिकल कंप्यूटर और बरमूडा मिलने के बाद से वांग यी ने अब संचार घड़ी का इस्तेमाल नहीं किया है। क्या आप गणना कर सकते हैं कि ब्लैक ड्रैगन अंतरिक्ष यान उन जहरीली गैसों के क्षरण का सामना कर सकता है? वांग यी ने चिंता से पूछा। ब्लैक ड्रैगन अंतरिक्ष यान का बाहरी आवरण C5 ग्रेड यूट्रियम धातु से बना है, जो पृथ्वी की मिश्र धातुओं से कहीं ज्यादा कठोर है। इसे नष्ट करने के लिए किसी ब्रह्मांडीय स्तर के बलवान व्यक्ति को भी काफी मेहनत करनी पड़ेगी। बमुश्किल 1 सेकंड में बरमूडा ने नतीजा बता दिया। नहीं, गुरुजी, लक्षित गैस बेहद संक्षारक है। गणनाओं से पता चलता है कि हमारे ब्लैक ड्रैगन अंतरिक्ष यान का ढांचा इस गैस के संपर्क में आने से पहले सिर्फ 1.2 सेकंड से भी कम समय तक ही टिक सकता है। यहां तक कि अगर हम अंतरिक्ष यान के अंतर्निहित रक्षात्मक कवच का उपयोग भी करें, तो भी हम केवल 0.7 सेकंड तक ही टिक पाएंगे। वांग यी का चेहरा थोड़ा दुखी लग रहा था। तो फिर हम इस आखिरी उपाय का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। वांग यी ने दूर विशाल खामोश गोले को देखा और गुस्से से कहा, बरमूडा, 2B9 श्रेणी की लेजर तोपों का इस्तेमाल करो। लक्ष्य की गणना करो और उन्हें उस गोले पर दागो। देखो कि क्या तुम जहरीली गैस को दूर भगा सकते हो। बिल्कुल सही। वांग यी का विचार अंतरिक्ष यान द्वारा ले जाए जा रहे 2 लेजर तोपों की शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति का उपयोग करके ज़र्ग मदर नेस्ट के आसपास की जहरीली गैस को उड़ाकर एक निर्वात क्षेत्र बनाने का है। जब तक कोई अंतराल है, वह 100 मीटर के दायरे में पहुंच सकता है। वांग यी काफी देर से देख रहा है। ज़र्ग मदर नेस्ट से जहरीली गैस बहुत धीरे धीरे खत्म हो रही है। उसके सामने जहरीली गैस इतनी बड़ी है कि मानो कई सालों में ही प्रकट हुई हो। अगर इसे फैलाया भी जाए तो ज़र्ग मदर नेस्ट में जहरीली गैस को अपने पिछले आकार में वापस आने में कुछ समय लगेगा। मैं अब मानसिक शक्ति और गुप्त चालन के साथ स्काई शटल का इस्तेमाल कर रहा हूं। मेरी उड़ान की गति 8000 मीटर प्रति सेकंड से ज्यादा हो गई है। ज़र्ग मदर नेस्ट के 100 मीटर की रेंज तक पहुंचने, तुरंत साइन इन करने और तुरंत पीछे हटने में मुझे सिर्फ 1 सेकंड लगता है। 2 सेकंड, बस मुझे 2 सेकंड दे दो। वांग यी ने मन ही मन हिसाब लगाया, उसकी सांसें थोड़ी तेज चल रही थीं। बरमूडा ने ऑपरेशन के विशिष्ट चरणों की हजारों बार गणना की है और सफलता दर 99% से ज्यादा है। असफलता की संभावना लगभग न के बराबर है। वांग यी ने दांत पीस लिए। अगर वह इतना छोटा जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता, तो अंतरिक्ष में जोखिम उठाना ही बेहतर होगा।
लड़ाकू वर्दी, ब्लैक गॉड सूट और मौन बेल पहने हुए वांग यी केवल एक जोड़ी आंखों के साथ चांदी ग्रे स्काई शटल पर खड़े थे और शांति से दूरी में सफेद कोहरे से भरे क्षेत्र को देख रहे थे। बूम! जैसे ही प्रकाश की दो चमकदार और शानदार किरणें दर्जनों किलोमीटर दूर विशाल गोले पर पड़ी, अगले ही पल एक मजबूत विस्फोट से बनी एक आघात लहर हर जगह फैल गई और जहरीली गैस तेज हवा और लहरों से टुकड़ों में उड़ गई और लगभग मूल स्थान को मिटा दिया। बरमूडा के बुद्धिमान जीवन द्वारा सटीक गणना के बाद वांग यी के सामने की जहरीली गैस गायब हो गई और एक बड़ा खाली सुरक्षित क्षेत्र दिखाई दिया। इस समय वांग यी, जो हाई अलर्ट पर था, भी तुरंत आगे बढ़ा, एक आश्चर्यजनक गति से बाहर निकला, एक धुंधली रोशनी और छाया में बदल गया और बिजली की तरह विशाल क्षेत्र में एक ऐसी गति से चला गया जिसे नग्न आंखों से भेदना मुश्किल था। इस समय जर्ग मात्र घोंसले से जहरीली गैस अभी अभी निकली थी। दाखिल करना। वांग यी ने जहरीली गैस को देखा जो मानो मौत के देवता के रूप में उसके ऊपर फैल रही थी। सौभाग्य से यह सामान्य रिसाव था, जैसा कि वांग यी ने अनुमान लगाया था। डिंग, सफलतापूर्वक साइन इन करने के लिए होस्ट को बधाई। पुरस्कार, एक रियल मास्टर स्तर का जर्ग मदर नेस्ट। रियलम मास्टर स्तर के जर्ग मदर नेस्ट लावा को पैनल स्पेस में रखा गया है। इस स्थान पर आप जितने चेक इन कर सकते हैं उनकी संख्या है 0। चलो चलें। वांग यी ने मन की आवाज अनसुनी कर दी। पल भर में उसके चेहरे पर एक साया कौंधा, मानो वह टेलीपोर्ट हो गया हो और वह वहां से गायब हो गया। इस समय जहरीली गैस भी उसके मूल स्थान तक फैल गई। पुकारना। वांग यी की आकृति दर्जनों किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर दिखाई दी। उसके चेहरे पर से काले भगवान का सूट हटा दिया गया था, जिससे उसका भयभीत चेहरा दिखाई दे रहा था। यह जर्ग मदर नेस्ट बहुत भयानक है। जैसे ही वह जर्ग मदर नेस्ट के पास पहुंचा, उससे निकलने वाली अदृश्य आभा ने उसकी आत्मा की गहराई तक उसे कांपने पर मजबूर कर दिया, मानो वह किसी भयानक आपदा का सामना कर रहा हो। लेकिन वांग यी ने अपना ध्यान साइन इन पैनल की ओर मोड़ा और उसके चेहरे पर तुरंत अविश्वास का भाव उभर आया। मैंने वास्तव में जर्ग हाइव में प्रवेश किया है। क्या वहां जर्ग रानी नहीं है? पैनल बेटा, तुम्हें एक और बहन मिलने वाली है। साइन इन पैनल। वांग यी की नजर साइन इन पैनल के निचले हिस्से पर टिकी थी, जहां एक गोला था जिसके पीछे एक नाम लिखा था, जर्ग मदर नेस्ट जूनियर। रियल लॉर्ड स्तर का एक जर्ग हाइव बड़ी संख्या में रियल लॉर्ड जर्ग योद्धाओं का उत्पादन कर सकता है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह जर्ग मात्र घोंसला अभी भी जीवित है। यदि इसे ब्रह्मांड में बेचा जाता तो निश्चित रूप से इसकी कीमत 1 मिलियन से अधिक हुन्युआन इकाइयों की होती। हालांकि जर्ग हाइव को नियंत्रित करना कठिन है। युन्मो स्टार के स्वामी के पास अत्यंत उच्च आध्यात्मिक सिद्धियां होने पर भी वह ऐसा नहीं कर सकता था। वह केवल उसे अस्थायी रूप से बंद कर सकता था और उसे अनंत निद्रा में जाने दे सकता था। बेशक पैनल ने पहले ही संकेत दे दिया है कि वांग यी इस जर्ग मदर नेस्ट को अपने स्वामी के रूप में मान्यता देने का विकल्प चुन सकता है या वह उसे बेच सकता है। लावा जर्ग घोंसला, यह क्या है? वांग यी हैरान था। मैंने अपनी चेतना को पुनः उस क्षेत्र से जोड़ा और प्रासंगिक जानकारी प्राप्त की और तब मुझे समझ में आया। यह जर्ग हाइव, हालांकि यह एक रियल मास्टर स्तर का जर्ग हाइव है, इसके अंदर जर्ग रानी है जो अभी तक पैदा नहीं हुई है। जर्ग रानी के जन्म के समय उसके पास प्रथम स्तर के रियल लॉर्ड की शक्ति होती है। हालांकि वे सभी एक अंडे कीट घोंसले के अंदर के समान वातावरण में सोते हैं और जब तक वे क्षेत्र स्वामी के पहले स्तर तक विकसित नहीं हो जाते तब तक उनका वास्तविक जन्म नहीं होगा। वांग यी की जर्ग रानी अभी भी रानी अंडे में है और अपनी किशोरावस्था में है, लेकिन उसके पास पहले स्तर के क्षेत्र के स्वामी की ताकत भी है। हालांकि यह दायरे के स्वामी का केवल पहला स्तर है, फिर भी यह बेहद भयानक है। जर्ग रानी स्वयं बहुत कमजोर है और आत्माओं और जर्ग योद्धाओं के निर्माण में माहिर है और जर्ग घोंसला उनका खोल है। लेकिन उनकी असली लड़ाकू शक्ति वास्तव में बड़ी संख्या में जर्ग योद्धाओं की है। तो यह ऐसा है। वांग यी को सिरदर्द महसूस हुआ। अगर वांग यी जर्ग क्वीन लावा को अभी जन्म लेने दे तो वह ज्यादा से ज्यादा दायरे के स्वामी स्तर के पहले स्तर जितनी ताकत वाले जर्ग योद्धा ही पैदा कर पाएगी। इसके अलावा दायरे के स्वामी स्तर के पहले स्तर की जर्ग क्वीन ही होती है और जर्ग घोंसला भी अपने सबसे शुरुआती रूप में होता है। दोनों को विकसित होने और विकसित होने के लिए बहुत सारे संसाधनों की जरूरत होती है। इसके अलावा दायरे के स्वामी स्तर के जर्ग योद्धाओं को बनाने के लिए जरूरी संसाधनों की भारी मात्रा को भी जोड़ दें तो यह एक रोमांचक संख्या है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। बेशक जर्ग क्वीन रियल लॉर्ड स्तर से नीचे के जर्ग योद्धाओं का भी निर्माण कर सकती है और स्तर जितना कम होगा उत्पादन की गति उतनी ही तेज होगी और संसाधनों की आवश्यकता भी उतनी ही कम होगी। लेकिन अब उसके पास मूल उपन्यास के लुओ फैन की तरह कोई आंतरिक दुनिया नहीं है जिसमें वह जर्ग मात्र घोंसला बना सके और उसे कीड़ों का समुद्र बनाने के लिए आधार के रूप में उपयोग कर सके। बेशक एक बार जब जर्ग रानी दायरे मास्टर स्तर तक पहुंच जाती है तो उसके पास अपनी आंतरिक दुनिया भी होगी और वह जर्ग योद्धाओं को विकसित करने के लिए अपनी आंतरिक दुनिया में जर्ग घोंसला स्थापित कर सकती है। अगर रानी मां अभी पैदा भी हो जाएं तो भी उनके पास जर्ग योद्धाओं को बनाने के लिए संसाधन नहीं होंगे। यहां तक कि प्रथम स्तरीय रियल लॉर्ड स्तर के जर्ग योद्धा को भी ऐसे संसाधनों की आवश्यकता होगी जो सौरमंडल वहन नहीं कर सकता। हालांकि जिस तारा क्षेत्र में पृथ्वी स्थित है उसे उल्कापिंड तारे के स्वामी ने गुप्त तरीकों से अंधकार में ब्रह्मांड के निर्देशांकों से सुरक्षित रखा है। कोई भी बाहरी शक्ति उसे खोज नहीं सकती, इसलिए जर्ग मदर नेस्ट को किसी परग्रही ग्रह पर विकसित होने देना असंभव नहीं है।
ब्लैक ड्रैगन अंतरिक्षयान द्वारा छोड़े गए ब्रह्मांडीय तारा मानचित्र डेटा के आधार पर जर्ग मात्र घोंसले के लिए कुछ उपयुक्त निकटवर्ती ग्रहों को ढूंढना कठिन नहीं होगा। यह हमेशा बहुत खतरनाक लगता है। वांग यी ने अपना सिर हिलाया। अगर वह अभी जर्ग योद्धा भी बना ले तो उन्हें ले जाने के लिए विश्व अंतरिक्ष के बिना यह सब बेकार होगा। वे केवल पृथ्वी के अनदेखे तारा क्षेत्र में ही रह सकते हैं। किसी साधारण अंतरिक्ष वलय में जीवन को रखना असंभव है। यदि वांग यी जर्ग योद्धाओं को बाहर निकालता है और लोगों को पता चलता है कि वांग यी के पास जर्ग हाइव है तो यह एक बहुत बड़ी आपदा होगी। लेकिन फिर भी उन्होंने अजन्मी जर्ग रानी को एक अच्छा नाम दिया, एलिजाबेथ। यह नाम एक बूढ़े पिता की उम्मीदों से भरा है। उम्मीद है कि वह एक असली रानी बन सकती है। साइन इन पैनल पर एक नई बहन है। इस बिंदु पर वांग यी ने पृथ्वी पर सभी प्राचीन सभ्यता अवशेषों पर हस्ताक्षर किए हैं। पश्चिमी एशिया के होंगनिंग बेस शहर में स्थित पृथ्वी की सबसे बड़ी और सबसे अधिक सुरक्षा वाली जेल। अंदर एक 7 मंजिला इमारत और एक विशाल कमरा है। विशेष आयुक्त वांग, ये कार्मिक जानकारी आपकी आवश्यकताओं को पूरा करती है। जेल वार्डन सम्मानपूर्वक वांग यी के सामने खड़ा हुआ और मेज पर दस्तावेजों का एक मोटा ढेर रख दिया। हाँ, वांग यी ने मध्यम आयु वर्ग के जेल वार्डन को थोड़ा घबराए हुए भाव के साथ अनदेखा किया, लापरवाही से संबंधित दस्तावेज उठाया और उसे खोला। यह वांग यी, विशेष दूत एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल के वैश्विक मुख्यालय में एक बड़ा नाम है। वह इस जेल में कैसे है? वार्डन ने वांग यी को ध्यान से देखा। हालांकि वांग यी जवान दिखता था, फिर भी उसने उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। आखिर यह एक उच्च स्तरीय युद्ध देवता स्तर का मनोवैज्ञानिक था, एक भयानक व्यक्ति जो उसे बस एक नजर में ही मार सकता था। वह एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल का एक सच्चा उच्च पदस्थ सदस्य था और उसका दर्जा जेल निदेशक से कहीं ऊंचा था। यह जेल बहुत अनोखी है। इसे होंगनिंग जेल कहा जाता है। यह दशकों से स्थापित है और पूरे होंगनिंग बेस सिटी के सबसे क्रूर कैदियों को यहीं रखा जाता है। कोई भी योद्धा जिसने जघन्य और अक्षम्य अपराध किए हों, अगर उसे फांसी नहीं दी गई हो तो उसे यहीं भेजा जाता है। वांग यी ने दस्तावेजों को पलटा और चौंकाने वाली घटनाओं को देखा और जितना अधिक वह पढ़ता गया उतना ही अधिक वह अपना सिर हिलाता रहा। योद्धाओं में कुछ ऐसे भी होते हैं जो ईमानदार होते हैं और मानवता के लिए सक्रिय रूप से लड़ते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्वार्थी, भ्रष्ट और पतित होते हैं। वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बेशक यह नहीं कहा जा सकता कि हांगिंग जेल में सभी लोग बुरे लोग हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों ने विभिन्न कारणों से हांगिंग बेस सिटी के कानूनों का उल्लंघन किया हो और उन्हें यहां कैद किया गया हो, लेकिन हांगिंग बेस सिटी में कैद ज्यादातर लोगों के हाथ खून से सने हैं या उन्होंने गंभीर अपराध किए हैं। मुझे ये 6 लोग चाहिए। ये रहे मुख्यालय से मिले प्रमाणीकरण के दस्तावेज। उन्हें जल्दी से पढ़कर वांग यी ने 6 कैदियों की फाइलें निकाली। हाँ, विशेष आयुक्त वांग, मैं कैदी को तुरंत यहां ले आऊंगा। वार्डन ने वांग यी के दस्तावेजों की वैधता की पुष्टि करने के बाद बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। थोड़ी देर बाद वांग यी एक और विशाल हॉल में प्रकट हुए। उनके सामने 6 पुरुष और महिलाएं जेल की वर्दी पहने हुए थे। सभी की उम्र 30 या 40 के आसपास थी, लेकिन सभी के चेहरे चीनी थे और उन्होंने विशेष बेड़ियां और जंजीरें पहनी हुई थीं। उनमें एकमात्र समानता यह है कि उनकी आभा और आंखों में अक्सर होने वाली लड़ाई की खूनी गंध आती है। बात सिर्फ इतनी है कि वे आमतौर पर खूंखार होते हैं, लेकिन अब उनका व्यवहार अच्छा है और वे बहुत विनम्र और सम्मानजनक व्यवहार करते हैं। क्योंकि वे पहले से ही जानते थे कि एक उच्च स्तरीय युद्ध देवता स्तर का मनोवैज्ञानिक उन्हें देखना चाहता था। एक उच्च स्तरीय युद्ध देवता स्तर के मनोवैज्ञानिक को मारना एक चींटी को मारने जैसा है और उन्हें मारने में 1 सेकंड से भी कम समय लगता है। 6 सामान्य स्तर के योद्धा। वांग यी ने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करते हुए तुरंत एक नजर में 6 लोगों की स्थिति समझ ली। इन 6 लोगों को विशेष रूप से जियांगन बेस सिटी में वापस लाने के लिए उनके द्वारा चुना गया था, इसलिए उन सभी के चेहरे चीनी हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे सभी दुष्ट और अक्षम्य लोग हैं। सर, जिन लोगों को आप चाहते हैं वे यहाँ हैं, वार्डन ने आदरपूर्वक कहा। बहुत अच्छा, वांग यी ने सिर हिलाया। लड़ाकू वर्दी पहने और हॉल में हाथ पीठ के पीछे करके खड़े, उसके चेहरे से एक अजीब सी दमनकारी आभा निकल रही थी, जिससे सभी ने अपना सिर नीचे कर लिया, झुक गए और उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। तुम सब मेरे पीछे आओ। वांग यी की उदासीन आवाज 6 योद्धा कैदियों के कानों में गूंजी। 6 कैदियों ने अपने सिर उठाए और एक दूसरे को देखा, लेकिन उनमें से किसी ने भी वांग यी की बातों की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की और आज्ञाकारी रूप से उसका अनुसरण किया। बाहर एक गहरे काले रंग का त्रिकोणीय बुद्धिमान लड़ाकू विमान खड़ा था, जिसका दरवाजा खुला हुआ था। मैं जाना। जब सभी कैदी अंदर चले गए तो वांग यी भी अंदर गया। दरवाजा बंद हो गया और वार्डन तथा जेल प्रहरियों की चौकस निगाहों के सामने वह आकाश में उड़ गया। मालिक। बुद्धिमान योद्धा में 6 सामान्य स्तर के योद्धा जो वांग यी की आत्मा द्वारा नियंत्रित थे, उसके सामने सम्मानपूर्वक खड़े थे। हाँ, वांग यी ने अपना हाथ हिलाया और एक बक्सा हवा में प्रकट हो गया। यहाँ पौधों और पेड़ों की आत्माएं हैं। आप में से प्रत्येक को एक भाग लेना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके युद्ध के देवता के स्तर तक पहुंचना चाहिए। यहाँ 6 लकड़ी के क्रिस्टल भी हैं। यह वांग यी की व्यवस्था थी कि वह पृथ्वी छोड़ने से पहले अपने परिवार के लिए पर्याप्त सुरक्षा छोड़ जाए। 6 ग्रह स्तरीय बलवान आत्मा द्वारा नियंत्रित होते हैं और स्वाभाविक रूप से वफादार होते हैं। वे सुरक्षा बलों में से केवल एक हैं। एक रजत रक्षक और एक B9 स्तरीय लेजर हथियार भी है, जिसे ब्लैक ड्रैगन अंतरिक्ष यान से निकालकर बरमूडा द्वारा आसान उपयोग के लिए संशोधित किया गया था। वांग यी अपने परिवार की रक्षा के लिए इन सभी के साथ रहेगा। तब वह मन की शांति के साथ ब्रह्मांड में प्रवेश कर सकता है। लेकिन उन्हें लगा कि यह पर्याप्त नहीं है। मुझे हॉन्ग से बात करनी है।
वांग यी ने बाहर 3D वर्चुअल फिल्म देखते हुए मन ही मन सोचा। वांग यी एक काले लड़ाकू जेट विमान में सवार होकर एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल के वैश्विक मुख्यालय से रवाना हुए। काले रंग के कपड़े पहने एक सख्त आदमी अंतरिक्ष यान की सबसे ऊपरी मंजिल पर खड़ा था और उस दिशा में दूर तक देख रहा था जहां से वांग यी ने यात्रा छोड़ी थी। उसने विचारमग्न भाव से अपने हाथ में चावल की हल्की सुगंध वाले पारदर्शी सफेद क्रिस्टल को देखा। वांग यी लगातार रहस्यमय होता जा रहा है और ऐसा लगता है कि उसे समझना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि इस म्यूया क्रिस्टल के साथ मैं एक कदम आगे जाकर लंबे समय से चली आ रही अड़चन को तोड़ सकता हूं। हांग ने गहरी सांस ली। वांग यीगांग और हॉन्ग के बीच हॉन्गनिंग बेस सिटी के बाहर एक निर्जन जंगली क्षेत्र में झगड़ा हुआ। परिणाम निश्चित रूप से यह है कि वांग यी जीतता है। समान डोमेन और स्तर होने की शर्तों के तहत वांग यी का आनुवंशिक स्तर हॉन्ग की तुलना में 3 गुना अधिक है और उसके पास मानसिक शक्ति, मोन वाइन, डिंटियन शटल और योनमोक्सिंग गुप्त तकनीक भी है। हॉन्ग की हार निस्संदेह थी। अपनी ताकत दिखाओ और फिर सौदेबाजी के लिए म्यूया क्रिस्टल दो, दया और बल का मेल। वांग यी यही करता है। उनका मानना था कि जब वह बाहर होंगे तो उनका परिवार सुरक्षित रहेगा। वांग यी ने जल्दी से अपने मन में विचारों को फिर से छान लिया और ध्यान से सोचने के बाद कि उसके पास कोई दुश्मन नहीं था जिसे उसे मारना था, वह खुशी से जियांगन बेस सिटी लौट आया, हॉन्ग को सदमे में छोड़ दिया और मुख्यालय में अपने जीवन पर संदेह किया। जियांगन बेस सिटी, यंगजहौ शहर, मिंग्यू समुदाय।